Hello students. So today we'll be discussing demand analysis. वैसे तो इस टॉपिक के बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, जो हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं. सो आज का लेक्चर विल बी मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ डिमांड. वैसे तो बहुत सारे और सब टॉपिक्स है जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसके लिए हमको और लेक्चर्स लगेंगे सीरीज में. सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्रिप्शन किया भी है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना सो दैट आगे के लेक्चर्स जैसे अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो लेट्स बिगिन. डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? सो अगर डिमांड का एक प्लेन डेफिनेशन देखना हो, सो डिमांड को हम कहते हैं अ डिजायर विच इज बैक्ड अप बाय एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे. क्या समझा? आई थिंक कुछ नहीं. सो लेट्स ब्रेक इट अप. सो डेफिनेशन से तो कुछ खास समझ में नहीं आया, उसको ब्रेक करते हैं. हमने कुछ वर्ड्स सुने इस डेफिनेशन में जैसे डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. तो अभी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं. सो डिमांड का मीनिंग समझने के लिए ये पेन की जरूरत होगी. ये पेन का एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम डिमांड एनालाइज करते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड एनालाइज कर रहे हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब आप ही सोचिए कि किस बंदे को ज्यादा जरूरत होगी ये जानने की कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कितना है. ये पेन है, सो पेन का डिमांड कितना है ये जानने में मुझे इंटरेस्ट होगा क्या? मैं तो एक कंज्यूमर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मेरे लिए पेन क्या है? मुझे ऑफिस में या क्लासेस में जब मैं पढ़ाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, साइन करने के लिए मुझे इस पेन की जरूरत होती है. सो पूरे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड कितने पेन का डिमांड है, कितना सेल होता होगा पेन, कितना पेन मैन्युफैक्चर करना चाहिए, एम आई इंटरेस्टेड इन ऑल दैट? नहीं, क्योंकि मैं तो कंज्यूमर हूं. लेकिन क्या ये पेन बनाने वाली जो कंपनी है, क्या उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कितने लोगों को इस दुनिया में पेन की जरूरत है, किस टाइप के पेन की जरूरत है, किस प्राइस रेंज में पेन की जरूरत है? सो इसका मतलब हम ये जो डिमांड एनालिसिस करते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, ये सब चीजें किसके लिए रेलेवेंट है? प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स या सेलर्स के लिए. सो दिस पर्टिकुलर एनालिसिस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा? हमको एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. सो हमेशा ध्यान रखिए जब हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आप और मैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं क्या? नहीं. हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे? एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिमांड उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एक सेलर को ये डेफिनेशन दिया, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, नहीं चलेगा. लेट्स ब्रेक इट अप. डिजायर का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने कहा, हम ये पेन का एग्जाम्पल देंगे. तो अगर मैं कहूं कि ये पेन का डिमांड कितना है, तो लेट्स से मेरे सामने अगर आप लोग 100 लोग बैठे हैं, 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं अगर कहूं कि ये जो पर्टिकुलर पेन है ये मैं बेचना चाहती हूँ, तो कौन खरीदेगा? अब इसके लिए कुछ स्पेशलिटी देनी होगी. तो सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये एक मैजिकल पेन है और इस पेन से आप कोई भी एग्जाम लिखते हो तो आप उसमें 100% पास हो जाओगे. कुछ भी लिखो आप पास हो जाओगे. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. ओके, मैं किसी भी पेन को मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ किसी भी पेन का, मैंने तो नाम भी छुपाया है. देखो, सो दिस इज अ मैजिकल पेन और कोई भी इस पेन से कोई भी एग्जाम लिखेगा तो 100% पास होगा. अब कितने, ये जो 100 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, कितने लोगों को मन करेगा कि ये पेन बाय करना है? राइट. सो इसमें से 60 स्टूडेंट सपोज ऐसे हैं जिनका मन किया यार ऐसा पेन होना चाहिए, वैसे भी प्रिपरेशंस नहीं हुई है, एग्जाम पास आ रहा है, लिख देंगे तो पास हो जाएगा इस पेन से. सो अब 40 कौन है? 40 वो लोग हैं जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, ईमानदार टाइप की कैटेगरी, हम पढ़ाई करके मेहनत करके पास होंगे. लेकिन 60 लोग तो ऐसे होंगे ना जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जिनको इच्छा होगी, डिजायर होगी ये पेन बाय करने की. तो 100 लोगों में से 60 लोगों के पास एक डिजायर है कि वो ये पेन खरीदना चाहते हैं. तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस पेन का डिमांड 60 है? नहीं. हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं क्या 60 लोगों को, 60 स्टूडेंट्स हैव द डिजायर, उनको इच्छा है कि ये पेन खरीदना है, मैजिकल पेन. कैन आई से द डिमांड इज 60? नो, क्योंकि मैंने अभी तक इसका प्राइस नहीं बताया. अब मैं बताऊंगी इसका प्राइस. इसका प्राइस है 10,000 रुपीज. अब क्या हो गया? जैसे ही मैंने बोला ये प्राइस 10,000 रुपीज है, ये 60 लोग जो है ना दिमाग में कैलकुलेशन करने लगे, मेरे अकाउंट में कितना है, इस महीने का पॉकेट मनी कितना मिलेगा. समझ में आ रही है बात?
तो अब 60 लोगों में से कुछ काउंट कम हो जाएगा। अबिलिटी टू पे सब लोगों के पास होगी क्या? नहीं। सो लेट्स से 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से 10,000 का जुगाड़ करेंगे, है ना। किसी किसी के पास पॉकेट मनी सेव करके रखे हुए 10,000 रुपए है, कोई भी कैलकुलेट कर रहा है मम्मी 4 जोते मारेंगे, 2-4 बेलन की मार खानी पड़ेगी पर 10,000 हो जाएगा मैनेज। और कुछ लोग यार कितने भी मार खा लो 10,000 तो नहीं देने वाले घर वाले, इनफैक्ट 4 जूते और पड़ेंगे कि पढ़ाई किए बिना मैजिकल पेन से पास होना है। सो कुछ लोग तो एग्जिट हो गए। इसका मतलब क्या है, अब 35 बचे। तो 35 स्टूडेंट्स कौन है? जिन लोगों के पास डिजायर भी है, इच्छा भी है और उनके पास पैसे भी है 10,000। लेकिन अब आता है नेक्स्ट स्टेप, विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू पार्ट विद द मनी। एक होती है ना कंजूसी वाला कंसेप्ट होता है कि भाई 10,000 रुपए है भी, मैजिकल पेन भी खरीदना है, बट कंजूसी, इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इससे तो थोड़ा पढ़ाई कर लूं मैं। तो जरूरी नहीं है कि कंजूसी, कुछ लोगों की अंदर की ईमानदारी जाग जाएगी, बोलेगी नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, मैजिकल पेन से नहीं पास होना, मेहनत से पास होना है। तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको इच्छा भी है खरीदने की, पैसे भी है, लेकिन पैसे देने नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है। तो ये 35 में से अब बच गए सिर्फ लेट्स से 15 लोग जो लोग पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो अब बताइए कि इस पर्टिकुलर पेन का डिमांड कितना है? 15 ओनली। तो जब हमने शुरू किया था 100 लोगों की क्लास में, तो अगर मैं 100 लोगों की क्लास में ये पेन बेचने जाती हूँ तो पूरा 100 होगा क्या डिमांड? नहीं, उसमें से सिर्फ 60 लोगों को इच्छा थी ये पेन खरीदने की। सिर्फ इच्छा होना सफिशिएंट है क्या? नहीं। ऐसे होता तो इमेजिन करो ऑडी मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स के डिमांड कितने होते। ऑलमोस्ट जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं सब लोगों को इच्छा है खरीदने की, लेकिन उसका डिमांड उतना है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज ये 2 चीजें मैटर करती है। विटामिन एम कम पड़ता है, एबिलिटी टू पे एंड willingness to pay. So basically what is demand? Demand is an effective desire. Effective desire, ये हमारा desire या इच्छा effective कब होता है? जब उसको support करने के लिए ability to pay और willingness to pay आ जाएगा। So this was demand. अब जैसा कि हमने देखा, मैंने जैसे ही बोला ये पेन मैजिकल पेन है तो 60 लोग तैयार हो गए, पर प्राइस बताने के बाद गिनती कम हो गई। सो इसका मतलब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है क्या वो उसके डिमांड को अफेक्ट करता है? डेफिनेटली। जैसे ही मैंने बोला प्राइस 10,000 है, क्या हो गया? इमीडिएटली डिमांड कम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है या बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये मैजिकल पेन में एक स्टूडेंट्स की क्लास के सामने जाकर अगर बेचूंगी तो शायद लोग खरीदने के बारे में सोचेंगे भी। मैं एक सत्संग में चली गई जहां पे सब 60+ है, अगर ऐसे एजेड पॉपुलेशन के पास जाकर मैं ये पेन बेचूं तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं। इसका मतलब डिमांड के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। भले ही वो सारे एजेड जो लोग हैं जो सत्संग अटेंड कर रहे हैं, सारे के सारों के पास बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी क्या वो पेन खरीदेंगे? नहीं। सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। सो ये देखेंगे हम अभी कि क्या फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो अब देखते हैं P इज लेट्स से प्राइस एंड DD हमारा डिमांड है। P इज प्राइस एंड DD हमारा डिमांड है। सो जैसे ही मैंने बोला कि प्राइस 10,000 है, पेन का प्राइस 10,000 है, तो हमने इफेक्टिवली देखा कितने लोग हैं? 15 लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अब सपोज मैंने ये प्राइस कम कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैं प्राइस कम कर देती हूँ, 5,000 रुपीज में ये सेल करती हूँ। ये पेन का प्राइस मैंने कम कर दिया 5,000। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ये 15 वाला नंबर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 60 में से कुछ लोग जो रिजेक्ट हो गए थे वो क्यों हुए थे? क्योंकि वो 10,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मैंने प्राइस कम कर दिया, हो सकता है कि यहाँ पे से जो स्टूडेंट्स रह गए उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के बजट में आ गया अब ये कमोडिटी। सो जैसे ही प्राइस कम होगा, डिमांड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है 15 के बदले अब 20 स्टूडेंट्स ये खरीदना चाहे, डिमांड बढ़ जाए। करेक्ट। सो जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल लीड टू एन एक्सपांशन इन डिमांड। उसका डिमांड एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो फॉल इन प्राइस लीड्स टू एक्सपांशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसी का उल्टा करते हैं। जैसे ही मैंने देखा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी 4-5 स्टूडेंट्स मांगेंगे पेन, पर जैसे ही मैंने देखा 15 लोग इंटरेस्टेड है,
तो मैंने सोचा अरे अभी 15 पेन तो है नहीं मेरे पास सिर्फ 10 है, एक काम करती हूँ प्राइस बढ़ा देती हूँ। तो अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया 10,000 से बढ़ाकर अगर प्राइस 20,000 कर दिया, अब क्या होगा? अब बेचारे जो ये 15 थे ना, उसमें से भी कुछ लोग कम हो जाएंगे। 10,000 तो ठीक था, 20,000 तो हम नहीं दे सकते। तो ये 15 का नंबर क्या कम हो सकता है? यस, कम होगा। लेट्स से अब सिर्फ 5 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। So when the price of a commodity, when the price of the commodity rises, the quantity demanded contracts, कम हो गया ना, 15 से क्वांटिटी 5 हो गया। So when the price of a commodity rises, the quantity demanded will fall, will contract. So अब आप देख रहे हैं ये ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं। प्राइस जब बढ़ता है डिमांड कम होता है, प्राइस जब कम होता है डिमांड बढ़ रहा है, ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब कमोडिटी का प्राइस और उसका जो डिमांड है उनके बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो क्या हम कह सकते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। Price of the commodity and quantity demanded of that commodity have an inverse relationship. Why? Because they behave opposite ways. Price rises, quantity demanded falls. Price falls, quantity demanded rises. So ये था हमारा पहला फैक्टर, डिमांड को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर था प्राइस। सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स की प्राइस का इफेक्ट समझने से पहले रिलेटेड गुड्स होते क्या है? रिलेटेड गुड्स दो टाइप के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझते हैं, let's say a car, any vehicle for that matter, and petrol. Car and petrol are related good, are complementary goods. कैसे? Complementary goods वो goods है जो साथ में कंज्यूम होते हैं। अब आप ही सोचो, अगर आपने कार खरीदी या कोई भी व्हीकल खरीदा और पेट्रोल नहीं है, तो क्या है? क्या पानी से चलेगा वो? नहीं। इसका मतलब अगर कार खरीदी है तो कार यूज करने के लिए आपको पेट्रोल भी कंज्यूम करना ही पड़ेगा, पेट्रोल भी परचेज करना पड़ेगा। यस, ऑपोजिट, उल्टा अगर हम समझेंगे, अगर पेट्रोल कंज्यूम करना है, पेट्रोल यूज करना है, तो आपको गाड़ी भी तो लगेगी, क्या करोगे पेट्रोल का, राइट? सो इसका मतलब कार यूज करना है तो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल यूज करना है या डीजल यूज करना है तो व्हीकल चाहिए, दैट इज कार चाहिए। तो ये दोनों चीजों को साथ में ही कंज्यूम करना पड़ता है। या पेन एंड इंक, सिर्फ इंक लेकर क्या करोगे? आपको उसको पेन में ही डालकर यूज करना है, और सिर्फ पेन लेकर क्या करोगे? उसमें इंक का होना भी जरूरी है। सो ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। सो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? वो गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से प्राइस, एक का प्राइस देखेंगे और एक का डिमांड देखेंगे। तो हम देखते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब व्हेन आई एम सेइंग पेट्रोल, एनी काइंड ऑफ फ्यूल आप ले सकते हो, और डिमांड फॉर कार्स। तो क्या देखा हमने? पेट्रोल का प्राइस देखेंगे और कार का डिमांड देखेंगे। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फिगर्स देखते हैं, लेट्स से जब पेट्रोल का प्राइस 75 रुपीज पर लीटर है, तो एग्जाम्पल लेते हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट का। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में अज्यूमिंग कि एक क्वार्टर में 10,000 कार्स बिकते हैं, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। 75 रुपीज पर लीटर अगर कार का रेट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 कार्स पर क्वार्टर बिकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अब आप जज कीजिए। लेट्स से कार का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है टू 100 रुपीज पर लीटर। तो अब क्या होगा? अब जो लोग कार लेने के बारे में सोच रहे थे, क्या वो हिचकिचाएंगे कार लेने से? कुछ लोग कार लेने के बारे में जो डिसीजन था उसको थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, नहीं यार अब तो कार चलाना बहुत महंगा हो जाएगा, सोचा था ऑफिस रोज कार लेकर जाएंगे, पर कार का पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। तो अब क्या है, ये जो 10,000 लोग कार बाय कर रहे थे, क्या उसके काउंट में थोड़ा कम हो जाएगा, काउंट कम हो जाएगा? यस, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में कार के जो सेल्स है वो कम हो गए। होगा ऐसा? अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग गाड़ियां लेना थोड़ा कम कर देंगे। So rise in the price of petrol will cause the demand for cars to fall. So जब ये rise होगा, demand for car fall हो रहा है। Exactly opposite, ऐसा कभी नहीं होने वाला, नियर फ्यूचर में तो लग नहीं रहा, बट लेट्स से अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो लेट्स से 30 रुपीज पर लीटर, यस, तो हो सकता है ये वीडियो खत्म होने से पहले आप जाकर कार परचेज करोगे, राइट? सो जब प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो गया
तो आप क्या करोगे, डिमांड ज्यादा, कार का डिमांड, व्हीकल्स का डिमांड बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 10,000 के बदले 15,000 लोग अब कार खरीदना चाहते हैं, 15,000 क्वांटिटी बिकने लगे। यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बढ़ता है तो हमारे कमोडिटी का प्राइस कम होता है। हम ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डिमांड फॉर कार स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कार के मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो एक कार का मैन्युफैक्चरर के लिए क्या जजमेंट है, आप पास कीजिए ये जजमेंट। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो एज अ कार मैन्युफैक्चरर आपको क्या पता होना चाहिए कि यार हमारे कार का डिमांड अब कम होने वाला है। अगर पेट्रोल का प्राइस घटता है तो कार मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा, पेट्रोल सस्ता हो गया मतलब बहुत सारे लोग गाड़ियां लेंगे, तो मतलब मेरे कार का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। सो ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हमारे कमोडिटी का डिमांड कम होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जब फॉल करेगा, कम होगा, तो हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। अब ये इसकी तरह ही इन दोनों का बिहेवियर भी ऑपोजिट है, विच मीन्स प्राइस ऑफ complementary commodity, price of complementary goods and demand for our goods also have an inverse relationship, उल्टा relationship है, inverse relationship। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। जैसा कि हमने देखा रिलेटेड गुड्स के दो टाइप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट्स। तो सब्सटीट्यूट्स क्या है, सब्सटीट्यूट्स मतलब एक के बदले हम दूसरा कमोडिटी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको एग्जाम्पल लेना है, बुक्स में हम एग्जाम्पल देखते हैं टी एंड कॉफी का। रियली स्पीकिंग टी एंड कॉफी एक्चुअली सब्सटीट्यूट्स नहीं है। जो लोग चाय प्रेफर करते हैं, आप उसको फ्री में कॉफी भी थमा दो, वो नहीं पिएगा, राइट। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। यस, अब किसी कंपनी को बुरा ना लगे इसीलिए हम कोई और ही नाम लेते हैं, लाइक वी कॉल इट पी कोला एंड टी कोला। ओके, वी कॉल इट पी कोला एंड टी कोला। अब ये दो प्रोडक्ट्स है, लेट्स से ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इसका डिमांड देखने वाले हैं, टी कोला का डिमांड देखने वाले हैं, और हमारा जो ये पी कोला है इसका हम प्राइस स्टडी करेंगे। ठीक है, पी से कोई कोल्ड ड्रिंक अगर शुरू होता है तो आप देखो, इमेजिन कर लो, और टी से कोई अगर है कोल्ड ड्रिंक तो आप उसको इमेजिन कर लो। सो प्राइस ऑफ पी कोला एंड डिमांड फॉर टी कोला। अब लेट्स से हमने देखे हुए जो बॉटल्स मिलते हैं, 300 ml के जो बॉटल्स मिलते हैं, लेट्स से दे आर प्राइस्ड एट ₹25 ईच। मतलब हमारा पी कोला भी 25 में मिलता है और हमारा टी कोला भी 25 में ही मिल रहा है। ₹25 इज द प्राइस। अब जब पी कोला 25 का मिलता है तो ये जो पर्टिकुलर दुकान है वो एक पर्टिकुलर दुकान है जिसमें पूरे दिन भर में 100 बॉटल्स बिकते हैं। दिस इज द डिमांड। सो जब पी कोला का प्राइस 25 है और टी कोला का प्राइस भी 25 है, दोनों सेम जनरली सारे कोल्ड ड्रिंक्स सेम ही अमाउंट पे प्राइस्ड होते हैं, तो दोनों का प्राइस 25 है और हमारा जो टी कोला है वो 100 बॉटल्स बिकता है। अगर सपोज दोनों सेम टू सेम है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, इनफैक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी आपने देखा है सबके सब काले हैं, कलर सेम है, टेस्ट सेम है, एटलीस्ट मुझे तो फर्क कभी समझ में नहीं आया, तो दे आर सब्सटीट्यूट्स। अगर इसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है, 20 रुपए में 300 ml की बोतल मिलने लगे, क्योंकि टेस्ट सेम है, तो क्या होगा, ये 100 लोग जो जाकर यहाँ पे 100 बॉटल खरीदते थे, वो अब सोचेंगे यार टेस्ट तो सेम है, तो हम टी कोला क्यों खरीदे, हम पी कोला खरीदते हैं। तो यहाँ के कंज्यूमर्स जो है वो ये खरीदने जाएंगे और यहाँ का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। अब फिर भी मैंने 20 रखा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रेफरेंस, ब्रांड लॉयल्टी नाम की चीज भी होती है ना, और कभी कभी होता है कि कौन सा एक्टर ये ब्रांड एंडोर्स कर रहा है, कोई सलमान खान का फैन है तो वो वही पर्टिकुलर ड्रिंक पिएगा, अगर वो महंगा है तब भी, कोई शाहरुख खान का फैन है, तो इस वजह से हम 20 लोगों को फिर भी यहाँ पे रखते हैं। तो हुआ क्या, जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स गए क्या खरीदने, सब्स्टिट्यूट खरीदने, और हमारे कमोडिटी का डिमांड कम हो गया। सिमिलरली अगर इन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया 30 रुपीज, तो अब जो लोग ये पी कोला कंज्यूम करते थे वो कहेंगे यार सेम तो टेस्ट है, क्यों हम ज्यादा प्राइस पे करें, हम जाते हैं टी कोला के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडनली इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो इफ यू नोटिस, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है, हमारा डिमांड भी कम होता है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाले अब जाकर सब्स्टिट्यूट खरीदते हैं, और जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड भी बढ़ता है। क्यों, जो लोग सब्स्टिट्यूट बाय करते थे वो अब आकर हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में सस्ता है। तो इसका मतलब देखो, फॉल इन प्राइस,
फॉल इन डिमांड, राइज इन प्राइस, राइज इन डिमांड, यानी सेम बिहेव कर रहे हैं। यहाँ दोनों सिचुएशन में ऑपोजिट बिहेवियर था, यहाँ सेम है, विच मीन्स प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हमने तीन चीजें देखी, प्राइस और डिमांड, उसी कमोडिटी का प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस और हमारे कमोडिटी के डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, सब्सटीट्यूट का प्राइस और हमारे कमोडिटी के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये रहा फैक्टर्स। थर्ड फैक्टर है इनकम। क्या कंज्यूमर का इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करता है? अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ऑन एन एवरेज अगर मूवी के जो थिएटर्स है उनका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका सैलरी 10,000 पर मंथ है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका इनकम इज 10,000 पर मंथ, तो वो पूरे महीने में एक मूवी देखता है। सो डिमांड फॉर लेट्स से मूवीज, ओके, सो 10,000 की इनकम पे वो एक मूवी देखता है। अब अगर इसका प्रमोशन हो गया और सैलरी बढ़ गई, अब मूवीज देखना तो सबको अच्छा लगता है, यस। सो अगर इसकी सैलरी बढ़ गई 20,000 हो गया, तो क्या वो एक से ज्यादा मूवी देखेगा? यस, क्योंकि वो अभी अफोर्ड कर सकता है। तो हो सकता है वो एक के बदले 2 मूवीज देखे। और अगर मूवीज इतने ज्यादा देखने लगा कि काम पर ध्यान ही नहीं है और डिमोशन हो गया और उसकी इनकम कम हो गई, लेट्स से उसकी इनकम कम हो जाती है 5,000 पे, अब तो डेली नेसेसिटीज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या मूवी में पैसे खर्च करेगा या वेस्ट करेगा? नहीं। सो डिमांड कम हो गया। सो इनकम के साथ कैसे बिहेव करता है? सो जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम जो भी कमोडिटी हो, हमारे सारे लग्जरी वाले जो कमोडिटीज है, उसके लिए जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। हमने एग्जांपल लिया मूवीज का, हम इसके अलावा हम कपड़ों के एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोथ्स। तो जब सैलरी 10,000 थी, 2-4 शर्ट्स 2-4 पैंट्स में काम चलता था, अब सैलरी 20,000 हो गई तो ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, यस। सो इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा। एक्चुअली हमने एग्जांपल मूवीज का देखा है, बट इन जनरल सारे कमोडिटीज के लिए डिमांड बढ़ेगा, इंफीरियर गुड्स को छोड़कर, जो हम बाद में देखेंगे। अगर इनकम कम हो जाता है तो हमने देखा अब तो मूवी देखना बंद ही कर दिया, बनना सही, क्या कम करेगा? डेफिनेटली यस। सो मूवीज का डिमांड कम हो गया, या फिर कपड़े लेना खरीदी करना कम कर देगा, यस। सो इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होता है तो डिमांड भी कम होगा। क्या इनकम और डिमांड सेम बिहेव कर रहे हैं? इनकम बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ता है, इनकम कम हो रहा है, डिमांड भी कम हो रहा है, सेम बिहेव कर रहे हैं, which means इनकम एंड डिमांड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो हमने ये 4 चीजें देखी, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनवर्स, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ये 4 मेन फीचर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ और फीचर्स है, टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। जैसे कि हमने देखा एक जमाना था जब कंप्यूटर्स बड़े फैशन में थे, तो हर घर में कंप्यूटर चाहिए होता था। लेकिन जैसे ही लैपटॉप्स आ गए, अब कंप्यूटर्स बड़े ओल्ड फैशन है, आजकल तो देखने को भी नहीं मिलता। ऑफिस में भी कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप एंड सीपीयू एंड कीबोर्ड, ये सारी चीजें देखने नहीं मिलती है। देखा जाए तो उस जमाने में जो कंप्यूटर सेट जो था 50-60 हजार में मिलता था, आज 25,000 में आपको डेस्कटॉप, सीपीयू, कीबोर्ड सब कुछ मिल जाता है असेंबल करके। लेकिन फिर भी वो पीसीज का डिमांड कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया। अब फोन्स का अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे जैसे फोन्स के जैसे अभी टैब्स आ गए, नोटबुक्स आ गए, तो कहीं ना कहीं लैपटॉप का डिमांड भी कम हो रहा है, क्योंकि लैपटॉप का भी ज्यादातर काम फोन में हो जाता है। तो जिन लोगों को लैपटॉप की जरूरत नहीं, फोन में जिनका फोन स्क्रीन से काम चल जाता है, वो लोग लैपटॉप के बदले अब फोन्स परचेज करना चाहते हैं, टैबलेट्स परचेज करना प्रेफर करते हैं। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, लोगों के टेस्ट चेंज हो गए। तो अगर सस्ता भी होगा वो कमोडिटी, हमने देखा था प्राइस जब कमोडिटी का कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो कमोडिटी ओल्ड फैशन हो गया तो हो सकता है प्राइस कम होने के बावजूद लोग उसे परचेज ना करें। तो हमारा जो पुराने जमाने वाला पर्सनल कंप्यूटर है, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर वाला, वो बहुत सस्ता हो गया है, 15-20 हजार, 25 हजार के अंदर मिलता है, लेकिन उसका डिमांड भी कम हो चुका है, बिकॉज टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाला लॉ प्राइस और कमोडिटी का डिमांड अप्लाई नहीं करेगा।
नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। हमने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बजट्स खर्च करते हैं कंपनीज। कभी कभार सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान जैसा एक्टर जो करोड़ ऑफ रुपीज चार्ज करता है, उससे चप्पल या स्लीपर्स की एड करवाना कितना परवड़ता होगा। अब इतना सारा बड़ा बजट के हीरो को अगर लाया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा। Someone like maybe Amitabh Bachchan is let's say advertising some cream, कोई ब्यूटी क्रीम है या फिर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है। अब वो क्रीम का प्राइस 50 रुपए की तो ट्यूब मिलती है, लेकिन करोड़ ऑफ रुपीज हम वो एक्टर को दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता होगा। सो एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी कभी कभार बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें जो चीजों की जरूरत नहीं होती और वो चीजें महंगी है फिर भी हम खरीद लेते हैं। बाय एडवर्टाइजमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अभी ये क्या हो जाता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को फ्यूचर में महंगा होता हुआ देख रहे हैं, अगर हमको लगता है कि आने वाले महीने में ये पर्टिकुलर कमोडिटी महंगा होने वाला है, तो अभी के सस्ता है नहीं, अभी भी प्राइस ज्यादा ही है, लेकिन अभी हम ज्यादा प्राइस पे भी खरीदना शुरू करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे अगर आप ट्रेंड देख रहे हो कि सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, गोल्ड का भाव एक्चुअली बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए भाव में आइडियली क्या होना चाहिए, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन आप मार्केट में जाकर पता लगा सोने का भाव बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा, या 35,000 से 40,000 हो गया, आइडियली डिमांड कम होना चाहिए लेकिन डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में 40 से 45 से 50 जाने वाला है। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन या डेमोग्राफी। अब जैसे इंडिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ प्लस का पॉपुलेशन है, चाइना का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो इन जनरल किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस का डिमांड ज्यादा ही होगा क्योंकि पॉपुलेशन का साइज ही उतना बड़ा है। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में, अब जैसे रीजनल हेड्स वगैरह भी होते हैं ना, मार्केटिंग हेड्स, सो किसी कंट्री में, स्टेट में या रीजन में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। किस पर्टिकुलर कंट्री में अगर एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां का डिमांड अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो किन चीजों की डिमांड ज्यादा होंगे? स्टेशनरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस, बुक्स और फैशन, क्लोथिंग ब्रांड्स और कॉस्मेटिक्स, इन सारी चीजों की डिमांड ज्यादा होंगे क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। करेक्ट? अगर किसी कंट्री में एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे चाइना, तो किन चीजों का डिमांड ज्यादा होगा? मेडिसिन का डिमांड ज्यादा होगा, राइट? मेडिकल सर्विसेज का डिमांड ज्यादा होगा, इंश्योरेंस का डिमांड ज्यादा होगा। यस, सो डिपेंड्स ऑन दैट। एक पर्टिकुलर क्लास में किसी ने कह दिया कॉफिन बैड, सो depending on the composition of the population, demand will change accordingly. So these were the factors जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे मेन या इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डेफिनेटली द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा रिलेटेड गुड्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट्स, इनकम, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करेंगी। हमने एक मिस कर दिया, क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट करेंगे क्या? यस, बारिश का सीजन आता है तो किन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है? रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास। ठंडी के सीजन में किन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है? यस, स्वेटर्स, राइट? क्लाइमेट कंडीशंस, अब जैसे नॉर्थ में कुछ है, जैसे उत्तराखंड है, वहां पे इन जनरल ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे अकॉर्डिंगली थ्रू आउट द ईयर कुछ चीजों का डिमांड ज्यादा रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस भी डिमांड अफेक्ट होता है। सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जैसा कि हमने टॉपिक में देखा है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व लिखा है। सो इस टॉपिक में और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमारे आने वाले वीडियोज में कवर होंगे। सो कीप अ ट्रैक ऑफ द वीडियोज प्लीज, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।